Hello friends, good morning and welcome to everybody in our YouTube channel Close Destination. I am Lakshman Chauhan from Karbi Anglong, Assam. प्रिय दोस्तों, कल हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर में टेंस की ओरिजिन और इसके मीनिंग के बारे में सीखे थे। हम लोग सीखे थे कि टेंस की उत्पत्ति कहाँ हुई और टेंस का सही अर्थ क्या है, इसके बारे में हमने आप लोगों को जानकारियां दिया था और बताया था कि टेंस का सर्वप्रथम लैटिन वासियों ने जन्म दिया और उसका नाम रखा टेम्पस, जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी में टाइम। हमने कल ये बताया था और इसका अर्थ समझाया था आप लोगों को कि समय के बदलने के साथ साथ मुख्य क्रिया के मूल रूप में जो विशेष परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। फिर एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कल का ही बताया हुआ चीज को और अपग्रेड करते हुए और एडवांस करते हुए बता रहा हूं कि समय के बदलने के साथ साथ अर्थात टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू चेंज इन ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड टेंस। हमने कल ये बताया था कि समय के बदलने के साथ साथ मुख्य क्रियाओं के मूल रूप में जो विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है वही टेंस कहलाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समय और क्रिया के परस्पर सहयोग से बने हुए स्ट्रक्चर को ही टेंस कहा जाता है। तो टेंस के हमने दो कंपोनेंट बताया था, एक बताया था टाइम और दूसरा बताया था एक्शन। हमने यह भी बताया था कि एक्शन का मतलब होता है वर्ब, वर्ब का मतलब होता है कार्य, हिंदी में इसका अर्थ होता है कार्य। एक्शन मतलब वर्ब, एक्शन और वर्ब दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, कार्य को। और टाइम, ये दो चीज बन करके टेंस का गठन होता है। कहने का मतलब कि टाइम और एक्शन जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो जन्म होता है टेंस का। हमने कल आपको यह समझाया था कि समय और क्रिया दोनों के परस्पर सहयोग से बने हुए स्ट्रक्चर को टेंस कहते हैं, अर्थात समय और कार्य दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो टेंस की उत्पत्ति होती है। आगे हमने आपको यह बताया था कि समय तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट को भूतकाल या बीता हुआ समय कहते हैं, प्रेजेंट को वर्तमान और फ्यूचर को भविष्य के नाम से जाना जाता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जितना भी क्रियाकलाप करते हैं वो तीन ही समय में किया जाता है, या तो वो कार्य वर्तमान में होता है या बीते हुए समय में किया जाता है या वह कार्य आने वाले समय में किया जाएगा। तीन ही तरह का समय होता है। हमने अभी कल बताया था आपको कि एक्शन चार प्रकार के होते हैं। एक्शन को चार भाग में बांटा गया है, या तो हमारा एक्शन इनडेफिनिट होता है अनिश्चित, या तो कंटिन्यूअस होता है जारी, या तो हमारा एक्शन परफेक्ट होता है यानी पूर्ण, या फिर आंशिक रूप से परफेक्ट और आंशिक रूप से कंटिन्यूअस होता है, जिसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो एक्शन हमारा चार प्रकार का होता है और समय तीन प्रकार का। हमने यह भी बताया था कि व्याकरण में जो तीन टेंस के 12 सब कैटेगरी हैं वो इन्हीं तीन तरह के समय और चार तरह के एक्शन से तैयार किए जाते हैं। वो कैसे बताया था हमने? जैसे पास्ट से हम लोग क्या बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से दोस्तों प्रेजेंट का भी चार होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर का भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से हम लोगों का तीन टेंस का 12 सब कैटेगरी इसी तीन तरह के समय और चार तरह के एक्शन से तैयार किए जाते हैं। हम अब इस कंसेप्ट को थोड़ा और एडवांस करते हुए एक दूसरी परिभाषा की मदद से आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों टेंस की परिभाषा को, टेंस के कंसेप्ट को हम एक अन्य परिभाषा से समझने की कोशिश करते हैं। टेंस का एक अन्य परिभाषा लेते हैं, टेंस इज द स्टडी ऑफ
different form of the main verbs। अर्थात दोस्तों टेंस की एक अन्य परिभाषा है कि मुख्य क्रियाओं के अलग अलग रूपों का अध्ययन ही टेंस है। फिर से बढ़िया से समझिए, मुख्य क्रियाओं का जो हमारे वाक्य में मेन वर्ब होते हैं उनके जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, उन्हीं का अध्ययन ही तो टेंस है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हम लोग मुख्य क्रिया का अलग अलग रूपों का जो हम लोग वाक्य में प्रयोग सीखते हैं वही टेंस कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, मुख्य क्रियाओं के अलग अलग रूपों का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। अर्थात अलग अलग समय में मुख्य क्रियाओं का अलग अलग रूप का प्रयोग जब हम करते हैं तो वह टेंस की प्रक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि टेंस के जब प्रक्रिया में मुख्य क्रियाओं के अलग अलग रूप का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब के यानी मुख्य क्रियाओं के कौन कौन से रूप होते हैं, आइए सीखते हैं। दोस्तों मुख्य क्रियाओं के मुख्य रूप से 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जिसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 के नाम से हम जानते हैं। इस 5 फॉर्म में मुख्य रूप से 3 ही का हम लोग प्रयोग करते हैं। करते तो हैं ऐसे 5 का, लेकिन मुख्य रूप से 3 के आधार पर ही हम लोग चौथा और 5वां फॉर्म तैयार करते हैं। इस पहले फॉर्म के आधार पर, वर्ब के पहले फॉर्म के आधार पर वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म तैयार किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग इस 5 फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि जब मुख्य क्रियाओं के 5 फॉर्म होते हैं तो ये किस किस रूप में होते हैं। तो दोस्तों ये जो वर्ब का 5वां फॉर्म है ये सदैव सिंगुलर होता है। वर्ब का 5वां फॉर्म सदैव सिंगुलर होता है, हमेशा इसका सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन में भी तृतीय पुरुष सिंगुलर, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कोई सब्जेक्ट है, तृतीय पुरुष एक वचन का सब्जेक्ट है, उसके साथ ये वर्ब का 5वें फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो तृतीय पुरुष एक वचन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों? आता है ही, सी, ईट प्लस नाउन, सिंगुलर नाउन। अगर हमारा वाक्य में सब्जेक्ट ही है, सी है, ईट है या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब का 5वां फॉर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं वाक्य में। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि अगर वर्ब का 5वां फॉर्म सदैव सिंगुलर होता है तो ये जो 4 और फॉर्म है V1, V2, V3, V4 ये क्या प्लुरल होते हैं? नहीं दोस्तों, ये जो 4 फॉर्म हैं ये सब्जेक्ट के हिसाब से, वाक्य में जो कर्ता होता है जिसको डूअर के नाम से भी जाना जाता है, उसके हिसाब से ये सिंगुलर और प्लुरल होते रहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं लिख दूं आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं और फिर मैं ये लिखूं कि वी राइट ए लेटर, यहां पर वर्ब को ले लेते हैं। पहला रूप, रोट इसका दूसरा रूप, राइटिंग इसका तीसरा रूप, राइट का चौथा रूप राइटिंग, और इसका 5वां रूप होता है राइट्स। दोस्तों वर्ब के 5वें रूप में सदैव एस या ईएस सफिक्स के रूप में हम जोड़ देते हैं।
वर्ब का जो पांचवा रूप होता है वो सदैव सिंगुलर होता है। इसका प्रयोग हमने बताया आपको ही सी इट प्लस नाउन के साथ किया जाता है और इस वर्ब के साथ एस आई एस उपसर्ग के रूप में हम लोग जोड़ देते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना सफिक्स और प्रेफिक्स। प्रेफिक्स जो शब्दों के पहले जुड़ता है जिसे प्रत्यय के नाम से जाना जाता है और सफिक्स जो शब्दों के बाद में हम जोड़ते हैं उसको सफिक्स कहा जाता है यानी उपसर्ग कहा जाता है। तो हम लोग राइट में एस आई एस सफिक्स के रूप में जोड़ते हैं और इसका प्रयोग सिर्फ इन्हीं नाउन के साथ किया जाता है, इन्हीं सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। तो हम बता रहे हैं दोस्तों कि ये सदैव पांचवा फॉर्म सिंगुलर होता है और ये जो चार होते हैं ये सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर और प्लुरल होते रहते हैं। और हमने यहाँ पर दो वाक्य लिया है, आई राइट ए लेटर और वी राइट ए लेटर। देखिए दोस्तों ये राइट जो है वर्ब का पहला रूप है, ये आई के साथ भी लगा है और वी के साथ भी लगा है। दोस्तों जब ये राइट आई सब्जेक्ट के साथ लगा तब ये बन गया सिंगुलर, ये जो है वर्ब सिंगुलर हो गया। और जब ये वी के साथ आया तो ये बन गया प्लूरल। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल मेन वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उस नियम के हिसाब से आई के साथ जब राइट आया तो ये बन गया सिंगुलर, क्योंकि आई एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है। और जो ही ये एक वचन से बहुवचन वी हुआ तो साथ में आया मेन वर्ब राइट, लेकिन ये प्लूरल के रूप में आया क्योंकि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ये जो चार फॉर्म है पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सदैव प्लूरल नहीं होते हैं, ये सब्जेक्ट के हिसाब से अपना रूप बदलते रहते हैं। लेकिन जो हमारा पांचवा वर्ब है, पांचवा फॉर्म है, ये सदैव सिंगुलर होता है और उसमें भी इसका प्रयोग तृतीय पुरुष एक वचन ही सी प्लस नाउन के साथ किया जाता है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब का विभिन्न तरह के वर्ब का, विभिन्न तरह के क्रियाओं का, विभिन्न तरह के मुख्य क्रियाओं के रूप का अध्ययन ही हम लोग पढ़े हैं कि टेंस कहलाता है। और इस विभिन्न तरह के वर्ब फॉर्म में हम लोग ये भी सीखे हैं कि वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर होता है और ये जो चार रूप होते हैं ये सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल होते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो टेंस की परिभाषा हम समझा रहे हैं इसमें आपको समझने के लिए हमने काफी जानकारी दे दिया है और आगे अगर और कुछ छूटा होगा तो इसके बारे में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोगों से बस निवेदन इतना है कि टेंस के डेफिनेशन के बारे में इतना ही जानकारी रखिए, इतना ही से आपका काम बन जाने वाला है। तब के लिए नमस्कार।